हे राम, कितनी बेशर्म लड़की है। एक गैर मर्द को अपने कमरे में छुपा रखा था, वो भी पता नहीं कब से। राजेश जी, पंडित जी को बुलाइए और इसे तुरंत इस घर से विदा कीजिए। सवित्री देवी के हंगामे की आवाज़ सुनते ही घर के सारे लोग काव्या के कमरे में जमा हो गए। 3 दिन पहले काव्या ने दरवाजे के बाहर विक्रम राठौड़ को बुरी तरह जख्मी हालत में गिरा हुआ देखा था। वह उसे अंदर ले आई। मरहम पट्टी के बाद वो उसे भेज देती, लेकिन बाजू में गोली लगने की वजह से वो बहुत बुरी तरह जख्मी था। इसलिए काव्या उसकी देखभाल करने लगी। ये तो वाकई बदनसीब निकली, इतनी पढ़ लिख कर भी एक गुंडे के साथ जा रही है। ताऊ की बेटियां जलील अंदाज में हंस रही थीं और काव्या की आंखें भर आईं। वो विदाई की चुनरी ओढ़े पुरानी टैक्सी में बैठने ही वाली थी, तभी अचानक सायरन बजती गाड़ियाँ। बारिश की आवाज़ एक बार फिर तेज़ हो गई। काव्या ने बेइख्तियार किचन की खिड़की से बाहर झांका। सुबह से बरस रही बारिश कुछ देर के लिए रुक गई थी, लेकिन अब फिर हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी थी। किचन की खिड़की से दूर तक फैला हरा भरा लॉन नज़र आ रहा था, जो इस वक्त बारिश में भीग रहा था। काव्या ने हाथ में पकड़ा हुआ पतीला ज़ोर से सिंक में रख दिया। सुबह से किचन में खड़े खड़े उसकी टांगें जवाब दे चुकी थी, लेकिन कमरे में जाने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। हम सब सी साइड जा रहे हैं काव्या, रात का खाना मत बनाना। सवित्री देवी की हुक्म चलाती आवाज़ सुनते ही वो घबरा कर पलटी। ताई जी, मैं भी साथ चलूं क्या? मैं घर में अकेली रहकर क्या करूंगी? वो बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली। बरसती बारिश में समंदर देखने का मज़ा ही कुछ और था, लेकिन उसे 100% यकीन था कि सावित्री देवी मना कर देंगी, और हुआ भी वही। मना सावित्री देवी ने नहीं, बल्कि उनके पीछे किचन में आती कोमल ने किया। तुम हमारे साथ जाकर क्या करोगी? अपना हाल देखा है? तुम्हारे कपड़ों से मसालों की बदबू आ रही है। लोग कहेंगे अपनी नौकरानी को भी साथ ले आए। कोमल उसका मजाक उड़ाते हुए फ्रिज से पानी निकाल रही थी। काव्या ने बेबसी से अपने होठों को दबा लिया। मैं कपड़े बदल लेती हूँ, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। वो हर हाल में उनके साथ जाना चाहती थी। इस घर में रुकने का मतलब था जिस मुसीबत को उसने अपने कमरे में पनाह दी थी, उसके सामने अकेली पड़ जाना, और वह बिल्कुल ये नहीं चाहती थी। कैसी ज़िद पकड़ ली है तुमने काव्या? जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, गाड़ी में जगह नहीं है। सावित्री देवी ने सख्त नफ़रत भरी नज़र से उसे देखा। काव्या की आंखों में आंसू भर आए। पानी की बोतल वापस रखते हुए अनमोल ने जलन भरी नज़र से काव्या को देखा। बेशक वो सुबह से किचन में काम कर रही थी। उसने हल्का हरा सा सादा सूट पहन रखा था। शायद ये सूट भी अनमोल का पुराना था जो उसे दे दिया गया था, लेकिन इस सब के बावजूद उसकी खूबसूरती छुपाई नहीं छुपती थी। कमर तक आते लंबे घने बालों में कुदरती कर्ल्स थे। वह हमेशा उन बालों को कस कर बांध कर रखती थी। साफ बेदाग चेहरा और गुलाबी होंठ, पूरे घर में काव्या सबसे खूबसूरत थी, और यही बात अनमोल और उसकी बहन कोमल को सबसे ज़्यादा जलन देती थी। चलिए मम्मी, देर हो रही है, सी साइड पर बहुत मज़ा आएगा। अनमोल जानबूझकर उसे जलाती हुई माँ के साथ किचन से बाहर निकल गई। काव्या आंसू रोकती हुई दरवाजे तक आई। राजेश जी, जो उसके ताऊ थे, गाड़ी निकाल रहे थे। अनमोल और कोमल की तैयारी देखने लायक थी। उन दोनों से बड़ा आशीष बस एक पल के लिए मुड़कर काव्या को देखकर मुस्कुराया। ये खूबसूरत कज़न बेसहारा ज़रूर थी, लेकिन आज तक आशीष की कोई चाल उस पर कामयाब नहीं हुई थी। सर झटक कर वो भी गाड़ी में बैठ गया। नम आंखों के साथ काव्या वापस मुड़ गई। अब उसे ऊपर अपने कमरे में ही जाना था। वो कमरा भी क्या था, 2 मंजिला मकान की छत के ऊपर बना एक छोटा सा स्टोर रूम, जहाँ पुराना कबाड़ भरा होता था। उसी कमरे में काव्या का एक छोटा सा सिंगल बेड पड़ा था। ताई जी ने एहसान जताते हुए वही कमरा उसके लिए छोड़ रखा था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती छत पर पहुंची। मुसलसल बरसती बारिश ने पूरी छत को भिगा दिया था। काव्या ने हिम्मत करके कमरे के अंदर झांका और अगले ही पल उसकी जान सूख गई। जो आदमी कल रात से बेहोश पड़ा था, वो होश में आ चुका था। वो झुककर अपने जूतों के फीते बांध रहा था। अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं जितनी मदद कर सकती थी मैंने कर दी। काव्या ने दरवाजे की चौखट पकड़कर हिम्मत जुटाते कहा।
सामने बेड पर बैठा आदमी एकदम से उसकी तरफ देखने लगा। काव्या घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। वह हद से ज़्यादा हैंडसम था। उसकी काली आंखों में मौत जैसी ठंडक थी। काव्या को देखते ही वो अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुमने मेरे बाजू से गोली भी निकाली और ड्रेसिंग भी इतनी अच्छी की, क्या तुम डॉक्टर हो? उसका लहजा बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं था। वो गहरी नज़रों से काव्या को देखते हुए उसके करीब आ रहा था। काव्या बुरी तरह घबरा गई। डॉक्टर नहीं, मेडिकल के 3रे साल में हूँ, इसलिए ड्रेसिंग करना आता है। वो परेशानी से अपने होंठ दबाते हुए बोली। अगर किसी ने एक जवान आदमी को उसके कमरे में देख लिया तो न जाने क्या तूफ़ान आ जाता। डॉक्टर बन रही हो और इस कमरे में रहती हो। सामने खड़े आदमी ने तंज भरी नज़र कमरे पर डाली जो पुराने सामान से भरा हुआ था। काव्या ने मुश्किल से अपने जज्बात संभाले। आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। कल रात बारिश में आप ये छत पार करके यहाँ आए थे, तब आप ज़ख्मी थे। मैं चाहती तो सबको बुला सकती थी, लेकिन आप बेहोश हो गए। पता नहीं क्यों मैंने आपका ज़ख्म साफ़ किया, आपकी मदद की। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैंने किसी गुंडे को अपने कमरे में छुपा रखा है तो। काव्या की बात अधूरी रह गई। सामने खड़ा आदमी दिलचस्पी से उसे देखने लगा। मेरा नाम विक्रम राठौर है और सच कहूँ तो इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूँ। वो एकदम काव्या के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। काव्या का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क उठा। प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। उसने खुद को जी भर कर कोसा। न जाने किस हमदर्दी में उसने कल रात इस आदमी की मदद कर दी थी। ठीक है, मैं चला जाऊँगा। मेरे बाजू में गोली लगी थी, क्या तुम मेरी ये जैकेट पहनाने में हेल्प कर दोगी? विक्रम ने जैसे एक पल में उसकी बात मान ली। काव्या ने घबरा कर हाँ में सर हिला दिया। विक्रम की जैकेट बेड पर पड़ी थी। वो जल्दी से बेड के पास गई और जैकेट उठा ली। उसी वक्त विक्रम भी चलते हुए उसके बिल्कुल करीब आ खड़ा हुआ। काव्या को बस एक ही बात की जल्दी थी, किसी तरह वो इस आदमी को घर से बाहर भेज दे। जैसे ही वो उससे जैकेट पहनाने वाली थी, तभी दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। काव्या चौंक कर पलटी और उसे लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। दरवाजे की चौखट पर सावित्री देवी खड़ी थी। हे भगवान, हमारी गैर मौजूदगी में ये सब हो रहा है। इस लड़की ने तो हमारी नाक ही काट दी। सावित्री देवी ने दोनों हाथ सीने पर मार लिए। काव्या के हाथ से जैकेट छूटकर ज़मीन पर गिर गई। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गिड़गिड़ा उठी। लेकिन सावित्री देवी की चीख पुकार सुनते ही राजेश जी, कोमल और अनमोल भी कमरे के बाहर आ गए। हमें तो मौसम ख़राब होने की वजह से वापस आना पड़ा, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ ये तमाशा चल रहा है। मैं पहले ही कहती थी राजेश जी, आपकी भतीजी पढ़ाई के बहाने पता नहीं क्या क्या करती रहती है। सावित्री देवी ने एक पल के लिए भी देर नहीं लगाई काव्या पर इल्ज़ाम लगाने में। काव्या का सर बुरी तरह घूम गया। ताई जी, मेरी बात सुनिए प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस ज़ख्मी थे। वो रोते हुए विक्रम की तरफ मुड़ गई। आप ही बताइए ना, बोलिए ना कि मैंने सिर्फ आपकी मदद की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने विक्रम को ज़ोर ज़ोर से हिला दिया, लेकिन वह बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे इस पूरे तमाशे से उसका कोई लेना देना ही ना हो। अबे तो कौन है और इस कमरे में क्या कर रहा है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? आशीष झट से आगे बढ़ा और विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। विक्रम ने उतनी ही शांति से एक झटके में उसे दूर धकेल दिया, जैसे आशीष उसके लिए एक छोटे बच्चे से ज़्यादा कुछ भी ना हो। राजेश जी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। मंजर ही कुछ ऐसा था। उनकी जवान भतीजी के कमरे में एक गैर मर्द खड़ा था। उसकी जैकेट ज़मीन पर पड़ी थी और वो सिर्फ टी-शर्ट में था। बेशर्म लड़की, कम से कम अपने मर चुके माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लेती। मेरे एहसान का यही सलाह दिया तूने? राजेश जी का सब्र टूट चुका था। काव्या ने मुश्किल से सर उठाया ही था कि अगले ही पल राजेश जी का जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वो पीछे गिर पड़ी। विक्रम की ठंडी मगर दबदबे वाली आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। राजेश जी गुस्से से उसकी तरफ मुड़ गए। बहुत हमदर्द बन रहा है इसका। देखिए राजेश जी, आज इसने ये किया है, कल को मेरी कोमल और अनमोल को भी बिगाड़ देगी। मेरी मासूम बच्चियाँ इससे क्या सीखेंगी? सावित्री देवी ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू कर चुकी थी। ज़मीन पर पड़ी काव्या ने आंसुओं के पार देखा। कोमल और अनमोल के चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान थी। उस घर में उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप को गुज़रे सालों बीत चुके थे और उनके जाते ही राजेश जी ने
उसके पिता की सारी दौलत हत्या कर इस घर पर भी कब्जा कर लिया था। उठ, निकल जा मेरे घर से, इस गुंडे के साथ चली जा। मेरे घर में तुम जैसी बच्चलन लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। सावित्री देवी ने उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटना शुरू कर दिया। काव्या का दिल डूब गया। नहीं ताई जी, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। उसने बेचैनी से सावित्री देवी के दोनों हाथ पकड़ लिए, लेकिन तब तक आशीष कमरे से बाहर जा चुका था। राजेश जी ने उसे पंडित जी को बुलाने का हुक्म दे दिया था। काव्या रोती रही और सावित्री देवी उसे बद्दुआएं देती रही। कोमल और अनमोल बस तमाशा देखने के लिए वहाँ खड़ी थी। काव्या ने नफरत भरी नज़र विक्रम पर डाली। वो कमरे के बीचों बीच बिल्कुल आराम से खड़ा था, जैसे वो यहाँ इस सब के लिए आया हो। काव्या ने गुस्से और पछतावे में अपने ही गाल पर ज़ोर से थप्पड़ मारा। आखिर मैंने इस आदमी की मदद की ही क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मुझे इसे कल रात मरने देना चाहिए था। वो खुद को बार बार थप्पड़ मारने लगी। पंडित जी आ गए हैं, शादी की रस्में शुरू करो, राजेश जी ने ठंडी आवाज़ में कहा। सावित्री देवी ने काव्या को घसीटकर बेड पर बैठा दिया। वो रोते रोते थक चुकी थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। पंडित जी भी हैरान थे कि ये एक ऐसी शादी थी जो पूरे घर से अलग छत के एक छोटे से कमरे में करवाई जा रही थी। फिर भी उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। कागज़ों पर साइन करने से पहले काव्या ने एक बार विक्रम की तरफ देखा। वो आराम से च्युइंगम चबा रहा था, आंखें सिकोड़ कर कमरे का जायज़ा ले रहा था। काव्या को वो सड़क छाप गुंडे से कम नहीं लगा। साइन करो, अब मूर्ति बनकर क्यों बैठी हो? क्या कोई नया तमाशा करना है? सावित्री देवी ने उसकी कमर पर ज़ोर से थप्पड़ मारा। वो कांप उठी। कांपते हाथों से उसने कागज़ों पर साइन कर दिए। अब उठ और इस गुंडे के साथ निकल जा, तेरी औकात बस इतनी ही है। सावित्री देवी ने उसके सर पर चुनरी इस तरह फेंकी जैसे उसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल रही हो। बेइज्जती का एहसास से काव्या की आंखों से दो बड़े आंसू टपक पड़े। सावित्री देवी को इतनी जल्दी शादी की इसलिए भी थी क्योंकि घर और सारी जायदाद असल में काव्या की थी। जितनी जल्दी वो इस घर से निकल जाती उतना ही उन सब के लिए बेहतर था। चलो। काव्या को अचानक अपने बाजू पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई। उसने बेइख्तियार उस तरफ देखा। विक्रम ने उसकी कलाई मजबूती से थाम ली थी। काव्या का चेहरा डर से पीला पड़ गया। विक्रम बिना रुके उसकी कलाई पकड़े कमरे से बाहर निकल आया। बाहर तेज बारिश अब भी वैसे ही बरस रही थी। छत से सीढ़ियाँ उतरते उतरते काव्या पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके आंसू भी अब सूख चुके थे। इस गुंडे के साथ जाएगी भी तो किस पर? साइकिल पर। कोमल की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। शक्ल देखने में तो किसी हॉलीवुड हीरो जैसा लगता है, लेकिन आखिर है तो गुंडा ही ना। हमारी काव्या की किस्मत ही फूटी हुई है। काव्या बेजान लाश की तरह विक्रम के पीछे घिसटती चली गई। घर के बाहर एक पुरानी जंग लगी काली टैक्सी खड़ी थी। वो टैक्सी पड़ोस के मेहमानों की थी। राजेश जी ने जेब से वॉलेट निकाला। इसी टैक्सी में ले जाओ, मैं पैसे दे देता हूँ। उनके लहजे में घमंड साफ दिख रहा था। काव्या ने बेबसी से अपने आंसू पोंछ लिए। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। उसने एक नज़र टैक्सी पर डाली। उसकी कलाई अब विक्रम की मजबूत पकड़ में थी। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने गाड़ी बुला ली है, विक्रम ने ठंडे लहजे में कहा। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। काव्या चुपचाप खड़ी थी। कुछ ही देर बाद एक नई सफ़ेद लग्जरी कार उनके सामने आकर रुक गई। विक्रम ने मुड़कर काव्या की तरफ देखा। अगर अपने घर वालों से मिलना है तो मिल लो। उसके लहजे में अजीब सी ठंडक थी। काव्या का दिल चाहता था कि ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। वो इस गुंडे के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। लेकिन सावित्री देवी हाथ झाड़ती हुई घर के अंदर चली गई। कोमल और अनमोल के लिए भी ये तमाशा ख़त्म हो चुका था। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा आज निकल गया था। वो दोनों भी मुस्कुराती हुई अंदर चली गईं। सिर्फ राजेश जी बाहर खड़े थे, जैसे अपने सर का आखिरी बोझ उतारने का इंतज़ार कर रहे हों। काव्या ने बेबसी से सर झुका लिया। विक्रम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर बैठ जाओ, ये हुक्म था। काव्या आधी मरी हुई उस गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, राजेश जी भी बिना एक बार पीछे देखे घर के अंदर चले गए। काव्या के बहते आंसू अचानक रुक गए। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला।
विक्रम उसके बगल में आकर बैठ गया। शायद किराए की गाड़ी होगी, मेरी किस्मत, अब बस यही आदमी रह गया था। काव्या ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। जब गाड़ी रुकी तो काव्या ने झटके से आंखें खोल दी। गाड़ी एक पोश एरिया में बने बहुत बड़े और शानदार बंगलो के सामने खड़ी थी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतारा। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे आपके घर में नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। विक्रम ने गौर से उसकी तरफ देखा। ये मेरा घर भी नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो। वो इतना शांत था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काव्या ने हैरानी से उस बड़े बंगलो को देखा। तो मुझे किसी के हाथ बेचने के लिए लाए हैं आप? उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अखबारों की खौफनाक खबरें उसके दिमाग में गूंजने लगीं। ये मेरे दोस्त का घर है, विक्रम ने बिल्कुल आराम से कहा। मैं तो एक चोर और गुंडा हूँ, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। जब तक मैं अपने लिए कोई झोपड़ी या छोटा सा ठिकाना ढूंढता हूँ, तब तक तुम मेरे दोस्त के घर रह लो। इतना कहकर उसने डोरबेल बजा दी। काव्या का दिल भर आया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा एक बुज़ुर्ग औरत ने खोला। विक्रम को देखते ही उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। अरे विक्रम आ गया, बाहर क्यों खड़ा है बेटा, जल्दी अंदर आओ। वो सरिता जी थी, विक्रम के दोस्त मोहित की माँ। उनकी आवाज़ सुनते ही घर के अंदर से इतने लोग बाहर आ गए कि काव्या हैरान रह गई। विक्रम की उम्र का एक लड़का आकर उससे गले मिला। वो मोहित था। काव्या की उम्र की कई लड़कियां भी बाहर आ गईं। सब विक्रम से इतनी अपनाइयत और प्यार से मिल रहे थे जैसे वो इसी घर का बेटा। काव्या हैरान थी, एक गुंडे से सब इतना प्यार क्यों करते हैं? लगता है मोहित ने घर वालों को इसकी असल सच्चाई बताई ही नहीं। पहली बार उसने विक्रम के चेहरे पर मुस्कान देखी। मैं चलता हूँ, काव्या को कुछ दिन आप लोगों के पास रहना पड़ेगा, उसने एक नज़र काव्या पर डालते हुए कहा। काव्या बुरी तरह घबरा गई। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए विक्रम भैया, काव्या आपकी पत्नी है तो ये भी हमारे घर की हुई, मैं इन्हें इनकी पसंद का कमरा दूंगी। मोहित की बहन प्रिया ने प्यार से कहा। काव्या की आंखों में फिर आंसू भर आए। किस्मत ने उसे सच में खिलौना बना दिया था। अपना घर होते हुए भी वो एक अजनबी के फैसलों पर चलने को मजबूर थी। विक्रम मोहित के साथ बाहर चला गया और घर की सारी लड़कियां काव्या को घेर कर बैठ गईं। उनकी बातों में बिल्कुल बनावट नहीं थी। आप कितनी सुंदर हैं, आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग है, आप कौन सी क्रीम या प्रोडक्ट यूज़ करती हैं? प्रिया की छोटी बहन पूजा ने हैरानी से पूछा। काव्या बेख्तियार मुस्कुरा दी। अब वो उन्हें क्या बताती। सुबह से शाम तक सावित्री देवी उसे किचन में काम करवाती रहती थी। हफ्ता भर में सिर्फ 2 दिन कॉलेज जाने की इजाज़त मिलती थी और उन्हीं 2 दिनों में उसे पूरी पढ़ाई का नुकसान पूरा करना पड़ता था। स्किन केयर तो बहुत दूर की बात थी, उसे तो कई बार ठीक से खाना खाने तक का होश नहीं रहता था। प्रिया काव्या को लेकर एक साफ सुथरे और खूबसूरत से सजे हुए कमरे में आ गई। ये मेरा कमरा है, लेकिन जब तक आप यहाँ रहेंगी ये आपका कमरा रहेगा, प्रिया ने प्यार से कहा। काव्या को बेकार ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आप नहा लीजिए और ये ड्रेस पहन लीजिए, बिल्कुल नई है और आपको परफेक्टली फिट आ जाएगी। प्रिया ने अलमारी से लाल रंग की एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस निकाली। काव्या घबरा गई। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। उसे अचानक कोमल और अनमोल याद आ गई। वो तो काव्या की अपनी चीज़ों पर भी कब्जा कर लेती थी और ये लोग तो बिल्कुल अजनबी होकर भी उसका इतना ख्याल रख रहे थे। प्रिया ने मुस्कुराते हुए ड्रेस उसके हाथ में दे दी। विक्रम भैया जितने हैंडसम हैं, आप भी उतनी ही खूबसूरत हैं। इस हालत में तो आप नहीं रह सकती ना, वो हंसकर बोली। काव्या ने घबराकर ड्रेस ले ली। उस अजनबी आदमी का नाम अपने साथ जोड़ना ही उसके लिए अजीब सा डर था। प्रिया के बहुत कहने पर उसने कपड़े बदल लिए। खाने का वक्त हुआ तो प्रिया उसे नीचे ले गई। घर में 5 बहनें और एक भाई था। पूरा घर हंसी और खुशियों से भरा हुआ था। उनकी माँ सरिता जी ने काव्या और अपनी बेटियों में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं किया। काव्या को ज़िंदगी में पहली बार किसी घर में अपनापन महसूस हुआ। रात गहरी होने लगी तो प्रिया उसे वापस कमरे तक छोड़ने आई। अब आप आराम कीजिए, हमने आपको बहुत परेशान कर दिया। वो मुस्कुराते हुए अपनी बहन के कमरे में चली गई। दरवाज़ा लॉक करके काव्या धीरे धीरे बेड तक आई।
सिर्फ एक दिन में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई, और ये सब उस आदमी की वजह से। उसने होंठ दबाकर नफ़रत से पूछा, मेरा ही जिक्र कर रही हो ना? जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ सुनते ही वो उछल कर पलटी। विक्रम खिड़की से अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर वही पुराना सुकून था। आप यहाँ कैसे आ गए? काव्या घबरा कर पीछे हट गई। विक्रम ने कंधे उचका दिए। तुम्हें पता तो है मैं गुंडा हूँ, मुजरिम हूँ, तो भला दरवाजे से कैसे आता? मैं तो चोरों की तरह पिछले रास्ते से आया हूँ। वो आराम से कमरे के अंदर चला आया। उसने कपड़े बदल लिए थे। अब उसने फुल स्लीव्स वाली ब्राउन शर्ट और काली जीन्स पहन रखी थी। तुमने मेरा हाल भी नहीं पूछा। मेरे बाजू का ज़ख्म अब कैसा है? विक्रम ने ग्लास में पानी डालते हुए कहा। काव्या ने नफ़रत से उसकी तरफ देखा। मेरी बला से मर जाइए आप। आपकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसी हूँ। आप एक बार बता नहीं सकते थे मेरे ताऊ जी को कि उन्हें गलत फहमी हो रही है? मेरा आपसे कोई चक्कर नहीं था। मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते आपकी मदद की थी और उसकी सज़ा मुझे मिल गई। वो गुस्से में फट पड़ी। विक्रम ने गहरी नज़रों से उसे देखा। तुम्हारे ताऊ जी और ताई जी कोई छोटे बच्चे नहीं थे। वो सच समझ ना पाते। वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरी बात को अपनी मर्ज़ी का रंग दे दिया। काव्या एकदम खामोश रह गई। झूठ बोल रहे हैं आप। उसकी आंखों में आंसू भर आए। विक्रम एक पल के लिए रुक गया। लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस में काव्या और भी ज़्यादा निखरी हुई लग रही थी। उसके लंबे घने बाल हल्की नमी की वजह से खुले हुए थे। उसके गुलाबी होंठ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। विक्रम बेइख्तियार कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ गया। जो होना था वो हो चुका। अब तुम क्या चाहती हो? वो बिल्कुल उसके सामने आ खड़ा हुआ। काव्या का दम घुटने लगा। उसने चोरी चोरी दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। आप एक मुजरिम हैं। पता नहीं किस पुलिस एनकाउंटर में आपको गोली लगी थी और आप हमारे घर आ गए। आपसे शादी करने की तमन्ना कौन सी लड़की करेगी? मुझे आपसे नफ़रत है। वो गुस्से में जलती हुई बोली। विक्रम ने होंठ भींच लिए। डर नहीं लग रहा? रात के इस अंधेरे में तुम मुझे बार बार गुंडा, मुजरिम और न जाने क्या क्या कह रही हो। अगर मैं इसी वक्त तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूं तो? उसने अचानक काव्या की कलाई पकड़कर ज़ोर से खींच लिया। काव्या सीधा उसके सीने से जाकर टकराई। एक ही पल में उसे एहसास हुआ कि वो अब विक्रम के साथ किस रिश्ते में बन चुकी है। वो डर से बिल्कुल सुन पड़ गई। विक्रम कुछ लम्हों तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ नहीं कर रहा हूँ, डरो मत। अगर कल रात तुम मेरी जान ना बचाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। उसने हल्का सा सर झुकाया और उसकी कलाई छोड़ दी। काव्या एक झटके से उससे दूर जा खड़ी हुई। मेरे कमरे से निकल जाइए इसी वक्त। काव्या ने साइड टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वाज उठा लिया। विक्रम ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। इस घर में तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मोहित मेरा भाई जैसा है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उससे या घर वालों को बता देना। फिर मुस्कुरा कर बोला, और हाँ, ये मत बताना कि मैं खिड़की के रास्ते आया था। इतना कहकर वो वापस मुड़ गया। खिड़की से नीचे झांककर उसने एक नज़र डाली और अगले ही पल वो खिड़की से बाहर कूद गया। विक्रम के जाते ही काव्या दौड़कर खिड़की तक पहुंची। बिना बाहर देखे उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। उसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मोहित के घर वाले वाकई बहुत अच्छे लोग थे। वो शहर के सबसे पोश इलाका था और वो लोग बहुत अमीर थे। फिर भी उन्होंने काव्या को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उनके प्यार और अपनेपन से काव्या हर रोज़ शर्मिंदा सी हो जाती। किसी ने भी ये नहीं पूछा कि उसके और विक्रम की शादी कैसे हुई, और वो भी उन्हें क्या बताती कि कैसे उसके ताऊ जी और ताई जी ने एक झूठी कहानी बनाकर उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया था। सरिता जी के घर रहते रहते 5 दिन बीत गए थे और फिर एक सुबह काव्या की आंख खुली। कमरे में किसी की आहट हो रही थी। प्रिया, तुम हो क्या? काव्या ने उठते हुए कहा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कमरे में खड़े आदमी पर पड़ी, काव्या ने बिना किसी दिलचस्पी के बस कुछ सूट चुनकर शॉपिंग बास्केट में डाल दिए।
विक्रम ने अपनी पसंद से भी कुछ कपड़े उसमें रख दिए और बिना कुछ कहे पेमेंट कर दी। मॉल काफ़ी बड़ा था। दोनों के हाथों में शॉपिंग बैग्स थे। जैसे ही वो एक शोरूम से बाहर निकले, काव्या बेध्यानी में किसी से टकरा गई। एक्सक्यूज़ मी, अंधी हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? जानी पहचानी तेज़ आवाज़ सुनते ही काव्या चौंक गई। उससे टकराने वाली कोई और नहीं बल्कि अनमोल थी। अनमोल के हैंडबैग का कोना ज़ोर से काव्या के बाजू से टकराया। काव्या बेख्तियार अपने बाजू मलने लगी। अरे काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनमोल के होठों से हैरानी से निकला। उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। काव्या ने धीमे से जवाब दिया, बस कुछ सामान लेने आई थी। अनमोल ने घबराकर अपने सूखे होंठों पर ज़ुबान फेरी। न जाने क्यों काव्या को महसूस हुआ कि अनमोल बुरी तरह डरी हुई है। इसी घबराहट में अनमोल ने अपने साथ खड़े लड़के की तरफ चोरी से देखा। तब काव्या को एहसास हुआ कि अनमोल मॉल में अकेली नहीं आई थी। उसके साथ एक लड़का भी था, जीन्स और टी शर्ट पहने, हाथ में महंगा मोबाइल लिए। वो किसी बहुत अमीर घर का लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर साफ बेचैनी थी। अनमोल, तुम किसके साथ यहाँ आई हो? काव्या के मुंह से बेइख्तियार निकल गया। अनमोल एकदम घबरा गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। तब काव्या की नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी, जो अनमोल घर में हमेशा शलवार सूट और दुपट्टा पहनती थी, क्योंकि राजेश जी को मॉडर्न कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। आज वो एक स्टाइलिश वेस्टर्न गाउन में थी। चेहरे पर हैवी मेकअप था, हाथ में ब्रांडेड हैंडबैग, लेकिन इतनी तैयारी के बाद भी उसके चेहरे की घबराहट छुप नहीं रही थी। एनी प्रॉब्लम? मेरी हेल्प की ज़रूरत है? विक्रम आकर काव्या के बिल्कुल पास खड़ा हो गया। अनमोल ने ध्यान से विक्रम को देखा और अगले ही पल जैसे उसे समझ आ गया कि खुद को कैसे संभालना है। अरे, ये तो वही गुंडा है जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा था। काफ़ी आराम से घूम रहा है। मैंने तो सुना था ऐसे लोग अपना चेहरा छुपा कर रखते हैं। देखो, उधर पुलिस वाला भी खड़ा है, कहो तो बुलाऊं? अनमोल उसकी तरफ झुककर जहर भरे तंज में बोली। काव्या का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं चलती हूँ, वो मुड़ने ही वाली थी कि तभी विक्रम के मोबाइल पर कॉल आ गई। अनमोल ने तुरंत काव्या का बाजू पकड़ लिया। अब जब घर से निकल ही गई हो तो दोबारा वापस आने की कोशिश मत करना, और पापा से दोबारा कभी कांटेक्ट मत करना, समझी? वो उसका बाजू ज़ोर से दबाकर धमकी दे रही थी। काव्या की आंखों में जलन सी होने लगी। मैं उनसे कांटेक्ट क्यों करूँगी? उन्होंने खुद ही तो मुझे घर से निकाला है। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उधर विक्रम फ़ोन पर किसी को घर का एड्रेस बता रहा था। शायद कोई होम डिलीवरी घर पहुंची थी। अनमोल ने ध्यान से पूरा एड्रेस सुन लिया। एड्रेस ख़त्म होते ही उसने सीधा होकर कहा, वैसे भी किसी को मत बताना कि मॉल में मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। मैं तो तुमसे मिलना भी पसंद नहीं करती। ये कहकर वो तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। उसके जाते ही वो मॉडर्न लड़का भी उसके पीछे चल दिया। अनमोल की बात काव्या के दिल को छुप गई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अब उसकी कोई औकात ही नहीं बची थी। चलें घर, या यहीं खड़े होकर अपनी उस बेकार सी कज़न का शोक मनाओगी? विक्रम ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे छेड़ा। वैसे तुम्हारी कज़न काफ़ी मॉडर्न निकली, एक बॉयफ्रेंड भी है और स्टाइल भी कमाल का। पता नहीं तुम किस पर गई हो? काव्या ने जलती हुई नज़र उस पर डाली। उसकी सारी बेइज्जती की जड़ तो वही था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेज़ कदमों से मॉल से बाहर निकल गई। विक्रम भी उसके पीछे चल दिया, लेकिन उसकी गहरी नज़रें वो सब समझ चुकी थी, जो काव्या अभी तक समझ ही नहीं पाई थी। गाड़ी जैसे ही घर के बाहर रुकी, काव्या चूक गई। गेट के सामने एक बड़ा ट्रक खड़ा था। उसमें से नया फर्नीचर उतार कर घर के अंदर ले जाया जा रहा था। विक्रम उसे साथ लेकर अंदर आया। कैसा लगा फर्नीचर? पसंद आया? उसने उन मज़दूरों की तरफ इशारा किया जो फर्नीचर ड्राइंग रूम में रख रहे थे। काव्या ने बेजारी से उसकी तरफ देखा। मुझे क्यों पूछ रहे हैं कि अच्छा है या बुरा? मेरा इससे क्या लेना देना? विक्रम मुस्कुराया। सुबह तुम शिकायत कर रही थी ना कि तुम्हें शादी में किसी ने कुछ नहीं दिया, तो मैंने सोचा एक नई परंपरा शुरू करता हूँ। अपनी पत्नी के लिए उसके ज़रूरी सामान में खुद ही खरीद लेता हूँ। ये फर्नीचर तुम्हारे कमरे के लिए है। विक्रम ने बिल्कुल शांत लहजे में कहा। काव्या सुन रह गई।
उसके होंठों से धीरे से निकला, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? इतना बड़ा एहसान क्यों कर रहे हैं आप? विक्रम ने कंधे उचका दिए। कोई ख़ास वजह नहीं है, बस ये बताओ फर्नीचर अच्छा लगा या नहीं। वो मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगा। काव्या ने गुस्से भरी नज़र उस पर डाली और मुड़ गई, लेकिन अगले ही पल अचानक रुक कर पलटी। एक बात बताइए, इतना महंगा फर्नीचर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? कहीं फिर से डाका डाला है या किसी का खून किया है? उसके होश उड़ गए। वो विक्रम था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो घबरा कर बेड से उठी और पास पड़ा दुपट्टा जल्दी से अपने कंधों पर ओढ़ लिया। विक्रम खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके जागते ही वो मुड़ गया। तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। उसका लहजा बिल्कुल संजीदा था। काव्या ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और माथे पर चोट का निशान था। काव्या का दिल बैठ गया। ये गुंडा मुझे कहाँ ले जाएगा? उसने बेबसी से अपने होंठ दबा लिए। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। वो रो देने को थी। विक्रम ने होंठ भींच लिए। क्या हमेशा दूसरों के घर में रहोगी? हमारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, उसने शांत लहजे में कहा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं वापस ताई जी के पास जाऊंगी। वो मेरे माँ बाप का घर है, वो मुझे वहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? उसके लहजे में दर्द और विरोध था। विक्रम कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने जेब से मोबाइल निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लो, फ़ोन करो अपनी ताई जी को, उनसे कहो कि तुम वापस आना चाहती हो। अगर वो तुम्हें बुला लेंगी तो खुशी से चली जाना। उसने बिना किसी रोक टोक के मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। काव्या ने झट से फ़ोन ले लिया। उसे पूरा यकीन था अब तक सावित्री देवी और राजेश जी का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा। वो किसी न किसी तरह उन्हें मना लेगी। कुछ रिंग्स के बाद राजेश जी ने फ़ोन उठाया और काव्या की आवाज़ सुनते ही गुस्से से फट पड़े। मुझे फ़ोन क्यों किया है? पूरी कॉलोनी में हमारी नाक कटवा दी तुमने। लोग थू थू कर रहे हैं हम पर। सब कह रहे हैं कि हमारे घर की लड़की किसी गुंडे के साथ भाग गई। अब किस लिए फ़ोन किया है? पैसे चाहिए? एक पैसा भी नहीं दूंगा तुम्हें। राजेश जी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। काव्या सुन रह गई। विक्रम ने उसके चेहरे का रंग उड़ता देखा। उसने आराम से मोबाइल वापस रखकर जेब में रख लिया। अब चलें या किसी और रिश्तेदार को भी फ़ोन करके देखना है? उसका लहजा अब भी उतना ही शांत था। काव्या ने चुपचाप आंसू पोंछ लिए। अब उसके पास चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विक्रम उसे जिस घर में लेकर आया था वो एक बहुत बड़ा और शानदार बंगलो था। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा था। अंदर आते ही काव्या ने तंज भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। लोगों को लूट लूट कर बहुत शानदार घर बना लिया है आपने। कभी खुद पर शर्म आई क्या? उसके अल्फाज में गहरी चुभन थी। विक्रम शांति से उसकी तरफ मुड़ गया। ये किराए का घर है, 1 महीने के लिए है। बदले में घर के मालिक का एक ख़ास काम करना है। वो आराम से सोफे पर बैठ गया। किसी एक आदमी को मारना है, उसने बिल्कुल साधारण अंदाज में कहा। काव्या घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। आप कातिल भी हैं? उसके होंठों से धीमी आवाज़ निकली। विक्रम ने बस हल्का सा सर हिला दिया। काव्या का दिल चाहता था कि वो फूट फूट कर रो पड़े। उसे इस आदमी से बहुत डर लग रहा था। तभी डोरबेल बजी। विक्रम उठ खड़ा हुआ। शायद फूड डिलीवरी वाला होगा। बहुत भूख लगी है, खाना ऑर्डर किया था। वो आराम से बाहर चला गया। काव्या ने घबरा कर उस महल जैसे घर को देखा। घर वाकई बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका यहाँ दम घुट रहा था। विक्रम खाना टेबल पर रखकर फ्रेश होने चला गया। जब कपड़े बदल कर वापस आया तो पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। काव्या ने चुपचाप कुछ निवाले खा लिए। विक्रम उठकर 2 कप कॉफ़ी भी बना लाया। इस वक्त वो किसी आम घर के ज़िम्मेदार पति की तरह लग रहा था। वो बार बार काव्या से बात करने की कोशिश करता, लेकिन काव्या के अंदर अजीब सी उदासी फैली हुई थी। हाँ, एक बात ज़रूर बदल गई थी। अब उसे विक्रम से पहले जैसा डर महसूस नहीं हो रहा था। कॉफ़ी का मग आधा ख़त्म हो चुका था। काव्या का और पीने का मन नहीं था। उसने मग टेबल पर रखने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका हाथ लग गया। कॉफ़ी का मग गिर गया। थोड़ी कॉफ़ी टेबल पर गिर गई और कुछ उसके कपड़ों पर। वो घबरा कर पीछे हटी। मैं साफ़ कर देती हूँ।
उसके होंठों से बेख्तियार निकल गया। वो बुरी तरह घबरा गई थी। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रिलैक्स, घर में मेड है, वो साफ़ कर देगी, तुम क्यों करोगी। उसके लहजे में इतनी नरमी थी कि काव्या बस उसे देखती रह गई। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। ताई जी के घर में अगर उससे कोई चीज़ गिर जाती तो कितनी डांट और जलील करने वाली बातें सुननी पड़ती थी। सब यादें एक साथ उसके दिमाग में ताज़ा हो गई। जाओ कपड़े बदल लो, इन पर दाग लग गया है। विक्रम ने ऊपर जाने का इशारा किया। काव्या ने कड़वी सी हंसी हंसी। मेरे पास कपड़े हैं ही कहाँ, अब तक तो प्रिया के दिए हुए कपड़े पहन रही हूँ। मेरी कौन सी नॉर्मल शादी हुई थी जो मुझे महंगा सामान या कपड़े मिलते हैं। उसके अल्फाज में गहरी कड़वाहट थी। विक्रम एकदम खड़ा हो गया। अरे ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, चलो पहले ये ज़रूरी काम करते हैं। वो उठ खड़ा हुआ। काव्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? उसके लहजे में फिर से डर लौट आया। विक्रम मुड़कर मुस्कुरा दिया। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ख़रीद लेते हैं, इन्हीं कपड़ों में तो पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी ना। फिर उसने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं तुम्हें मारूंगा ना ही किसी को बेचूंगा। जैसे उसने काव्या के दिल की बात पढ़ ली हो। काव्या को अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। उसे वाकई कपड़ों की ज़रूरत थी, इसलिए ना होते हुए भी वो उसके पीछे बाहर निकल आई। गैराज में 4 गाड़ियां खड़ी थीं। काव्या ने उन्हें देखकर मन ही मन में सोचा, लगता है घर की तरह ये सारी गाड़ियां भी किराए की हैं। विक्रम उन्हीं में से एक गाड़ी लेकर निकला और सीधा उसे शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल ले गया। क्योंकि आप एक मुजरिम हैं। काव्या के कड़वे लहजे पर विक्रम ने अपने बालों में हाथ फेरा। बस भी करो यार, इतने सालों से डाका डाल रहा हूँ, इतने पैसे तो जमा कर ही लिए हैं कि अपनी बीवी के लिए 2-4 चीज़ें खरीद सकूँ। इतना भी गरीब नहीं हूँ। वो बड़े संजीदा अंदाज में कह रहा था, लेकिन उसकी बातों में शरारत साफ झलक रही थी। काव्या बस पैर पटक कर रह गई। मेरा कमरा कौन सा है? अगर मुझे यहाँ कैद ही कर लिया है तो कम से कम इतना तो बता दीजिए कि मुझे सोना किस कमरे में है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। उसकी बेजारी भरी बात सुनकर विक्रम को वो हद से ज़्यादा मासूम लगी। मैं तुम्हारा अलग रूम सेट करवा रहा हूँ। जैसे ही ट्रक का सारा सामान उतर जाएगा, नौकर सब कुछ तुम्हारे कमरे में लगा देंगे। अगर फ्रेश होना है तो तुम मेरे रूम का वॉशरूम यूज़ कर सकती हो, और अगर सोना है तो मेरा बेड भी यूज़ कर सकती हो। उसकी बात सुनते ही काव्या जैसे करंट खाकर उछल पड़ी। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। कमरा तैयार हो जाए तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने रूम में चली जाऊँगी। विक्रम बस दिल खोल कर मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। मज़दूर सोफ़ा अंदर ला रहे थे, इसलिए वो उन्हें हिदायत देने लगा। काव्या ने बेजारी से मुंह फेर लिया। यह आदमी अपनी असली सूरत कब दिखाएगा? अब तक तो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है। क्या ये वाकई ऐसा ही है या फिर कुछ दिनों का दिखावा? लेकिन मेरे सामने दिखावा क्यों करेगा? मुझे तो मेरे अपनों ने ही ठुकरा दिया है। वो होंठों को दबाए यही सब सोचती रही। काफ़ी देर बाद जब उसका कमरा पूरी तरह तैयार हो गया तो वो उठकर अपने रूम में चली गई। उसने विक्रम के कमरे में कदम रखने की गलती नहीं की और विक्रम ने भी कभी उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अगले कुछ दिन वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रही, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकलती। जैसे ही विक्रम की आवाज़ सुनाई देती या उसकी झलक नज़र आती तो वो तुरंत वापस अपने कमरे में बंद हो जाती। इन 5 दिनों में विक्रम ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 5वें दिन की शाम जब काव्या सोने के लिए बस लेटने ही वाली थी, तभी दरवाज़ा खुला और विक्रम अंदर आ गया। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो घबरा कर बोली, लेकिन विक्रम ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारी ताई जी का फ़ोन है, वो तुमसे बात करना चाहती हैं। उसका लहजा बिल्कुल संजीदा था। काव्या को यकीन ही नहीं हुआ। कपकपाते हाथों से उसने मोबाइल ले लिया। आखिर उसके अपनों को उसकी याद आ ही गई थी। खुशी के मारे उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। दूसरी तरफ ताई जी की आवाज़ में अजीब सी मिठास खुली हुई थी। शादी के बाद तो तुमने हमें पूछा ही नहीं। चाहे जैसे भी हालात में शादी हुई हो, तुम्हें अपने पति के साथ एक बार तो घर आना चाहिए था ना। उन्होंने इतने प्यार से शिकायत की
कि काव्या का दिल पिघल गया। बस कल दोपहर का खाना तुम और विक्रम हमारे घर ही खाओगे। इतनी भी क्या दूरी, लो अब पापा से बात करो। ताई जी ने फ़ोन राजेश जी को दे दिया। उन्होंने भी शांत लहजे में बात की। काव्या के पैर खुशी से ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। फ़ोन बंद करके उसने मोबाइल विक्रम की तरफ बढ़ाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। आखिर ताई जी और पापा को एहसास हो ही गया कि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था। वो आंसू पोंछते हुए बोली। विक्रम ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी ये खुशी सलामत रहे, लेकिन जितना मैं दुनिया को जानता हूँ मुझे साफ लग रहा है कि ये तुम्हारी ताई जी की कोई चाल है। वो सोच में डूबा हुआ बोला। काव्या ने ठंडी नज़र उसकी तरफ देखा। आप होते कौन हैं मेरे घर वालों के बारे में ऐसी बात करने वाले? मैंने भी आपको अच्छा इंसान समझकर ही आपकी मदद की थी। मुझे क्या पता था आपके कारनामों की वजह से मुझे ये कैद भुगतनी पड़ेगी। वो तड़प कर बोली। विक्रम बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद एक नौकर कमरे में आया। उसके हाथ में बिल्कुल नया मोबाइल था। उसने बताया कि ये फ़ोन विक्रम ने काव्या के लिए मंगवाया है। उसमें नई सिम भी लगी हुई थी। काव्या को तसल्ली हो गई। अब वो बेचैनी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। बेशक ताई जी ने उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे सबकी बहुत याद आ रही थी। अगली सुबह वो बेचैनी से विक्रम का इंतज़ार करती रही। जैसे ही विक्रम अपने कमरे से बाहर निकला उसने काव्या को फिरोज़ी रंग के सूट में ड्राइंग रूम में बेचैनी से चलते देखा। वो मुस्कुरा दिया। लगता है मेके जाने की तैयारी पूरी हो गई है। उसकी शरारत भरी आवाज़ सुनकर काव्या मुड़ गई। बदकिस्मती से उन्होंने आपको भी साथ बुलाया है, इसलिए प्लीज़ जल्दी तैयार हो जाइए, 12 बजने वाले हैं। उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। विक्रम ने थोड़ी बेजारी से घड़ी देखी। 12 बजे? तुम्हारी ताई जी और उनकी बेटियां तो इस वक्त नींद से उठती होंगी। अभी खाना कब तैयार करेंगी? विक्रम कुछ पल सोच में पड़ गया, लेकिन काव्या की बेचैन नज़रों ने उसे मजबूर कर दिया। वो चुपचाप तैयार होने के लिए कमरे में चला गया। तैयार होकर बाहर आया तो काव्या ने एक पल भी ज़ाया नहीं किया। ठीक 2 बजे दोनों राजेश जी के घर पहुंच गए। ये देखकर काव्या भी हैरान रह गई कि ना सिर्फ ताई जी पूरी तरह तैयार थी, बल्कि अनमोल और कोमल भी जैसे उसी का इंतज़ार कर रही थी। दोनों ने बड़े प्यार से काव्या का स्वागत किया। राजेश जी ने भी उसके सर पर हाथ रखकर प्यार जताया। विक्रम मगर पूरे वक्त बिल्कुल खामोश रहा। खाना ख़त्म हुआ तो सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। तब ताई जी मुस्कुरा कर बोली, अरे घरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। काव्या तो हमारी अपनी बेटी है। उसके माँ बाप उसे हमारे भरोसे छोड़ कर गए थे। हम उसके साथ बुरा कैसे कर सकते हैं? क्यों जी? उन्होंने राजेश जी की तरफ देखा। राजेश जी हमेशा की तरह हाँ में हाँ मिलाने लगे। ताई जी फिर बोली, मैं तो कहती हूँ इतने अच्छे एरिया में काव्या का घर है, अनमोल और कोमल को भी कभी कभी वहाँ घुमाना चाहिए। और विक्रम बेटा, तुम भी ये सब उल्टे सीधे काम छोड़कर कोई अच्छा काम कर लो। क्यों? विक्रम बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चुप रहा। तभी काव्या खुशी से बोल उठी, क्यों नहीं ताई जी, मुझे भी अनमोल और कोमल की बहुत याद आती है। दोनों ज़रूर मेरे घर आएंगी। उसकी बात सुनकर अनमोल ने बेचैनी से अपना पहलू बदला। ताई जी और अनमोल ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया। काव्या तो ये सब देख ही नहीं पाए, लेकिन विक्रम की तेज़ नज़रें सब कुछ देख चुकी थी। तभी राजेश जी के फ़ोन पर एक ज़रूरी कॉल आ गई। वो उठकर बाहर चले गए। विक्रम भी काव्या को लेकर घर से निकल आया। वापस आते वक्त काव्या बहुत खुश थी। विक्रम ने गाड़ी चलाते हुए धीरे से कहा, बुरा मत मानना काव्या, लेकिन मुझे तुम्हारी ताई जी की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। बेहतर होगा कि तुम आंखें खुली रखना। काव्या तुरंत उसकी तरफ गुस्से से मुड़ी। अगर मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो मुझे छोड़ दीजिए, तलाक दे दीजिए। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपको एक इज़्ज़तदार और शरीफ लड़की मिल गई, वरना जिस तरह का आपका काम है, उस रात अगर मैंने आपकी जान ना बचाई होती तो आज जिंदा भी नहीं होते। शर्म आनी चाहिए आपको, शरीफ लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो गुस्से से फट पड़ी। विक्रम ने बस होंठ भींच लिए। उसका चेहरा लाल पड़ गया था, लेकिन उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उसने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते दोनों के बीच एक भी बात नहीं हुई। घर पहुंचकर भी विक्रम सीधा अपने कमरे में चला गया।
वो रोज़ दिन के किसी ना किसी वक्त घर से बाहर चला जाता। कब लौट कर आता काव्या को कभी पता नहीं चलता। उसने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रात लगातार दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से विक्रम घबराकर कमरे से बाहर निकला। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो सतर्क हो गया। बंदूक तो वो हमेशा अपने पास रखता था। उसने तुरंत उसे लोड किया। तभी बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। काव्या भी बाहर आ गई। वो नाइट सूट में थी, शायद पानी पीने के लिए उठी थी। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? उसने कड़वे लहजे में पूछा। विक्रम ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, दरवाज़ा बहुत अजीब तरीके से पीटा जा रहा है। देख कर आता हूँ कौन है। वो इतना ही कह पाया था कि अचानक ड्राइंग रूम में कोई अंदर आ गया। विक्रम पलट कर देखने लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान काव्या हुई। अनमोल, तुम? काव्या सुन रह गई। घड़ी में सुबह के 4:30 बज रहे थे और इस वक्त अनमोल का उसके घर आना बिल्कुल अनहोनी बात थी। अनमोल ने बालों में हाथ फेरकर खुद को संभाला। उसका हाल अजीब था। जीन्स के ऊपर चमकदार शर्ट थी जिसके ऊपर के 2 बटन टूटे हुए थे। बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर मेकअप भी फैला हुआ था। वो बुरी तरह घबराई हुई लग रही थी, लेकिन काव्या को देखते ही उसने खुद को संभाल लिया। हाँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने आ गई। विक्रम ने घड़ी की तरफ इशारा किया। रात के 4:30 बज रहे हैं। किसी से मिलने का ये कौन सा वक्त होता है? इस बार उसका लहजा काफ़ी सख्त था, लेकिन काव्या आगे बढ़ी और अनमोल को गले लगा लिया। क्या बात है अनमोल, मुझे सच बताओ, हुआ क्या है? अब काव्या भी परेशान हो गई थी। अनमोल ने कंधे उचका दिए। अरे सब ठीक है, मैं एक शादी में गई थी, वहाँ से देर हो गई तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊँ। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बता दिया है। तुम टेंशन मत लो, एक काम करो, मम्मी को भी फ़ोन करके कह दो कि मैं आज रात तुम्हारे पास ही रुक रही हूँ। अनमोल ने जल्दी जल्दी अपनी बात ख़त्म की। काव्या ने बिना कुछ सोचे हाँ में सर हिला दिया। फ़ोन मत करना काव्या। विक्रम की सख्त आवाज़ पूरे ड्राइंग रूम में गूंज उठी। काव्या और अनमोल दोनों एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए। विक्रम की नज़रें अनमोल पर टिकी हुई थी, जैसे वो उसके आर पार देख रहा हो। चलो काव्या, तुम्हारे कमरे में चलते हैं, मुझे तुम्हारे पति से डर लग रहा है। अनमोल ने तुरंत काव्या का हाथ पकड़ लिया। काव्या उसे अपने कमरे में ले गई। दोनों के जाते ही विक्रम ने बेबसी में दीवार पर ज़ोर से मुक्का मारा। जो बात वो सोच रहा था वही होने जा रही थी। कमरे में पहुंचते ही अनमोल ने काव्या से राजेश जी और ताई जी दोनों को मैसेज करवा दिया। काव्या को अजीब सा लगा, लेकिन वो अनमोल से कुछ कह भी नहीं पाई। उसने चुप रहना ही ठीक समझा। सुबह रोशनी होते ही अनमोल ड्राइवर के साथ घर चली गई। ड्राइवर भेजने की ज़िद भी उसी ने की थी। क्या तुम्हारी कज़न चली गई? विक्रम ने काव्या को बाहर आते देखकर पूछा। काव्या ने सर हिला दिया। काफ़ी देर पहले चली गई। आप बेकार में इतनी टेंशन ले रहे हैं। वो थोड़ी आज़ाद ख्यालों की है, दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर घूमती रहती होगी। उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। काव्या खुद भी परेशानी से बोल रही थी। विक्रम ने सर हिला दिया। दुनिया देखी है मैंने, तुम खुद जितनी मासूम हो हर किसी को वैसा ही समझ लेती हो, लेकिन तुम्हारी ये कज़न अनमोल बिल्कुल भी मासूम नहीं है। उसकी बात पर काव्या को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे कॉफ़ी की बहुत तलब हो रही थी। वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने किचन में गई और पहली बार विक्रम के लिए भी एक कप बना दिया। कॉफ़ी लेकर जब वो बाहर आई, विक्रम अब भी लाउंज में बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। काव्या के हाथों में कॉफ़ी देखकर पहले वो हैरान हुआ, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। ड्राइवर अनमोल को छोड़कर काफ़ी देर पहले वापस आ चुका था। काव्या अपना कॉफ़ी का मग लेकर कमरे की तरफ मुड़ ही रही थी कि अचानक ज़ोर की धम से लाउंज का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आ गया। काव्या घबरा कर पलटी। अंदर सावित्री ताई, उनके साथ राजेश ताऊ जी और अनमोल भी थी। अनमोल ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मम्मी, यही है वो आदमी। इसी घटिया इंसान के घर आकर मैंने सबसे बड़ी गलती की। इसी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने अंदर आते ही उंगली विक्रम की तरफ उठा दी। काव्या के हाथ से कॉफ़ी का कप छूटकर फर्श पर टूट गया। सावित्री ताई ने अपने बाल नोचते हुए चीख मारी। हाय, मेरी मासूम बेटी को बर्बाद कर दिया इस बेशरम।
काव्या और उसके पति ने मिलकर मेरी बच्ची की ज़िंदगी उजाड़ दी। किस बात का बदला लिया तूने काव्या? तो खुद तो बदचलन थी, तेरा पति भी वैसा ही निकला। मैंने तो अच्छे दिल से तुम दोनों को खाने पर बुलाया था। सोचा था कि बेचारी अनाथ लड़की है, उसके पति को इज्जत दूंगी तो मेरी बच्ची अपने घर में खुश रहेगी। लेकिन इस नालायक ने तो मेरी ही बेटी की इज्जत लूट ली। ये सुनते ही काव्या का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। राजेश ताऊजी गुस्से से आगे बढ़े और विक्रम का कॉलर पकड़ लिया। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी के साथ ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई? इसीलिए बुलाया था उसे अपने घर। उन्होंने हाथ उठाया ही था कि साथ ही सिक्योरिटी गार्ड तुरंत बीच में आ गया और उन्हें पीछे हटा दिया। विक्रम फिर भी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने एक भी रिएक्शन नहीं दिया। अनमोल फूट फूट कर रोते हुए बोली, मम्मी, काव्या ने ही मुझे फ़ोन करके कहा था कि आजाद उसके घर रुक जाओ। मुझे लगा अपनी कज़न है, मैं यहाँ बिल्कुल सेफ़ रहूँगी, लेकिन इसके पति ने मौका देखते ही मेरे साथ बदतमीज़ी की और फिर वो और ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। मैं बता नहीं सकती इसने मेरे साथ क्या किया। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये क्रिमिनल है, पहले भी तो ऐसे ही काम करता होगा। गुंडा है, बदमाश है। आप सब मेरी बात पर यकीन कीजिए। वो सावित्री ताई से लिपट कर रोती जा रही थी। सावित्री ताई भी उसे गले लगाए आंसू बहा रही थी। हाय, मेरी फूल जैसी बच्ची को बर्बाद कर दिया। राजेश जी, अभी पुलिस बुलाइए और इसे सीधा जेल भिजवाइए। काव्या ने घबराकर सोफे का सहारा लिया। ये सब क्या हो गया था? कल रात को पूरी रात अनमोल उसके साथ ही थी, फिर ये सब कैसे? विक्रम ने शांत नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। उस पल काव्या को समझ आ गया, अनमोल कल रात उसके घर क्यों आई थी। बिखरे बाल, घबराहट, सब एक नाटक था। वो अपना कोई राज छुपाने के लिए उसके घर आई थी और असली गुनहगार कोई और था। काव्या के जहन में तुरंत वही लड़का घूम गया जो शॉपिंग मॉल में अनमोल के साथ था। झूठ बोल रहे हैं आप सब। काव्या की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। विक्रम, ऐसे नहीं है। अनमोल झूठ बोल रही है। उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो वो विक्रम ने नहीं किया। कल रात ये पूरी रात घर से बाहर थी। मेरे घर तो ये सुबह 4:30 बजे आई थी और उसके बाद एक पल के लिए भी मेरे पास से नहीं हटी। ये सुनकर विक्रम ने हैरानी से काव्या की तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। काव्या उसकी तरफदारी कर रही थी। सावित्री ताई जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बदनसीब लड़की, तो अपनी बहन की जगह इस गुंडे का साथ देगी। अनमोल तेरी बहन है और मैंने तुझे माँ बनकर पाला है। अब तू कह रही है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं। राजेश ताऊजी तो जैसे टूट ही गए थे। वो सोफे पर गिर पड़े और कांपने लगे। काव्या ने अपने होंठ भींच लिए। हाँ, अनमोल झूठ बोल रही है। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा मजबूत थी। विक्रम ने अब तक अपनी सफाई में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं जानती हूँ वो बुरा इंसान नहीं है। वो गुंडा हो सकता है, डकैत हो सकता है, चोर हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, लेकिन अनमोल के साथ उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं आंखें बंद करके भी इस बात की गवाही दे सकती हूँ। एक बार बोलना शुरू किया तो काव्या रुकी ही नहीं, और विक्रम, वो बस उसे बेयकीनी से देखता रह गया। आज पहली बार काव्या उसके लिए दीवार बनकर सबके सामने खड़ी थी। अरे, मैं कहती हूँ अभी पुलिस को बुलाओ, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब पुलिस आकर इस मुजरिम को गिरफ्तार करेगी तब सब सामने आ जाएगा। हाय, मेरी फूल जैसी बच्ची। सावित्री ताई ने अनमोल को गले से लगा लिया। विक्रम ने गहरी सांस ली। पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस वाला खुद आपके सामने खड़ा है, जिसे आप लोग बार बार गुंडा, मवाली और मुजरिम कह रहे हैं। वो कोई क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। उसने आराम से अपनी जेब से आइडेंटिटी कार्ड निकाला और उनके सामने रख दिया। सावित्री ताई का चेहरा पीला पड़ गया। काव्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और अनमोल का तो जैसे सारा खून ही सूख गया। बड़ी अच्छी चाल चली थी आप लोगों ने, लेकिन बदकिस्मती से आपका सामना गलत इंसान से हो गया। उस रात मैं किसी जुर्म के दौरान ज़ख्मी नहीं हुआ था। मैं कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तब मेरे बाजू में गोली लगी थी। मैं बुरी तरह ज़ख्मी था और अपनी जान बचाने के लिए आपके घर की दीवार पार करके अंदर आया था।
मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ मुझे काव्या मिले। काव्या का चेहरा जितना खूबसूरत है उसका दिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। उसने मेरी मरहम पट्टी की, मुझे अपने कमरे में छुपाया, जबकि वो जानती थी कि अगर आप लोगों को पता चल गया तो उसके साथ क्या होगा। लेकिन उसने इंसानियत को चुना। मेरी किस्मत और भी अच्छी थी कि उस दिन आप सब ने इसे मेरी पत्नी बना दिया, लेकिन इसके बाद वाली चाल आप गलत चल गए सावित्री ताई। विक्रम आराम से सोफे पर बैठ गया और पैर पर पैर रखकर सावित्री ताई की तरफ देखा। जिस दिन आपने काव्या को खाने पर बुलाया था उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि दाल में कुछ काला है, वरना वो ताई जो सालों से काव्या के माँ बाप की प्रॉपर्टी पर कुंडली मार कर बैठी थी, जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी ज़बरदस्ती एक अनजान आदमी से शादी करा दी, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी प्रॉपर्टी उसकी और बेटियों के नाम हो जाए, वो अचानक इतनी मेहरबान कैसे हो गई? फिर मैंने अनमोल और उस लड़के की जांच करवाई जिसके बच्चे की माँ आज अनमोल बनने वाली है। इसी प्रेगनेंसी का इल्ज़ाम आज आप लोग मुझ पर डालने आए थे। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। अनमोल लड़खड़ाकर सावित्री ताई का सहारा लेने लगी। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस आदमी को वो आम समझ रही थी वो उनसे कई कदम आगे निकलेगा। काव्या की आंखों में आंसू भर आए। जिन लोगों को वो अपना समझती थी वो कभी उसके अपने थे ही नहीं। आज भी वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करने आए थे। विक्रम ने अपना मोबाइल निकाला। मैं सुबह से आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे, इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने रिकॉर्डिंग चलाकर मोबाइल टेबल पर रख दिया। लीजिए, यह आपकी बेटी का कॉल रिकॉर्ड है। अगर अब भी शर्म नहीं आई तो आराम से सुनिए। पूरे लाउंज में रिकॉर्डिंग गूंज उठी। अनमोल किसी कबीर नाम के लड़के से रोते हुए बात कर रही थी। वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कबीर साफ मना कर रहा था। उसका कहना था, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं तुम्हारे और भी लड़कों से रिश्ते रहे हैं, मैं कैसे मान लूँ कि ये बच्चा मेरा है। वो बार बार अनमोल को प्रेगनेंसी ख़त्म करवाने के लिए कह रहा था और उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता था। इसी रिकॉर्डिंग से ये भी साबित हो गया कि पिछली रात अनमोल कबीर के साथ ही थी। राजेश ताऊजी का पूरा शरीर कांप उठा। वो आगे बढ़े और ज़ोर का थप्पड़ अनमोल के गाल पर दे मारा। ये सब झूठ है राजेश जी, असली कसूर तो आपकी भतीजी सावित्री ताई की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरा थप्पड़ राजेश ताऊजी ने उनके गाल पर रख दिया। बस एक शब्द और नहीं। तो माँ बेटियाँ सारी ज़िंदगी काव्या पर इल्ज़ाम लगाती रही और वो बेचारी हर जुल्म चुपचाप सहती रही, यहाँ तक कि हमने उसकी ज़बरदस्ती एक अनजान आदमी से शादी करा दी। फिर भी उसने कभी उफ तक नहीं की और तुम्हारी बेटियाँ ये सब करती रही। मेरा तो जी करता है कि मैं शर्म से डूब बनूँ। ये कहते ही राजेश ताऊजी फूट फूट कर रो पड़े। अनमोल का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसका हर सच सबके सामने आ चुका था। काव्या ने नम आंखों से विक्रम की तरफ देखा। विक्रम भी बस उसे ही देख रहा था, जैसे उसकी आंखें कह रही हों, अब तो यकीन आ गया ना, बुरा मैं नहीं था, बुरे वो लोग थे जो अच्छाई का नकाब पहनकर घूमते रहे। काव्या ने बेबसी से आंखें बंद कर लीं। राजेश ताऊजी ने काव्या और विक्रम से माफ़ी मांगी और चुपचाप घर से चले गए। उनके पीछे सावित्री ताई भी अनमोल को पकड़कर बाहर ले गई। जिंदगी भर के उनके सारे पाप आज उनके सामने आ खड़े हुए थे। विक्रम ने प्यार से काव्या का हाथ थाम लिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी वापस तुम्हारे नाम करवा सकता हूँ। ये तुम्हारा कानूनी हक है। तुम जानती हो एक पुलिस ऑफिसर के लिए ये मुश्किल काम नहीं है। काव्या ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, बस इतना ही कह पाई और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। विक्रम ने धीरे से उसे अपने सीने से लगा लिया। सिर्फ गलत समझा ही नहीं, बहुत कुछ गलत भी कहा तुमने। मेरी ही हिम्मत थी जो सब बर्दाश्त किया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पिछले कुछ दिनों में वो जान चुकी थी कि विक्रम दिल से कितना अच्छा इंसान था और आज उसकी सच्चे किरदार का सबूत भी उसके सामने था। दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े मुस्कुराते रहे।